आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आज से कुछ महीनों बाद ही किसकी सरकार बनेगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है इंडिया के अंदर, वो उससे लगभग सभी लोग वाकिफ होंगे। एक वाक्य आपने अक्सर सुना होगा कि दिल्ली के तख्त का रास्ता लखनऊ से ही होकर जाता है। 2017 में 312 सीटों के एक प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी वापसी करती उत्तर प्रदेश के अंदर अपने 14 साल के वनवास को तोड़ते हुए। चाहे भली बीजेपी पावर में आ गई, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बिना सोच ही नहीं सकते। बीजेपी आज भली पावर में, लेकिन एसपी और बीएसपी जो है एक ही रोल प्ले करते यूपी की पॉलिटिक्स में। इस वक्त बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ है। योगी पूरे 5 साल कंप्लीट हो जाते तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपने पूरे 5 साल कंप्लीट करेंगे। तो 2022 में क्या कंडीशन या क्या स्टेट्स हो सकते, क्या रिजल्ट हो सकते, उससे पहले जानते उत्तर प्रदेश के अंदर अलायंस कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे जो अलायंस आता है वो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, जिसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी जो पार्टी है वो अपना दल है। तीसरी जो पार्टी है वो निषाद पार्टी है। प्रवीण कुमार निषाद की जो फॉर्मर बीएसपी के मेंबर थे और फिर वो अपनी पार्टी बनाते हैं। निषाद पार्टी 2017 में भी एसपी के साथ अलायंस में लड़ी थी और 2018 में भी एसपी बीएसपी के अलायंस में लड़ी थी, लेकिन इस वक्त जो निषाद पार्टी है वो बीजेपी के साथ लड़ रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा अलायंस बोला जा रहा है वो है समाजवादी अलायंस। समाजवादी पार्टी इसमें सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी जो पार्टी है आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल, और जो तीसरी पार्टी है वो है महान दल। महान दल ये वही पार्टी जो 2014 और 2019 में कांग्रेस के साथ अलायंस में लोकसभा के चुनाव में लड़ी थी। अज्यूम ये भी किया जा सकता है कि इस अलायंस में जो शिवपाल यादव है, जो कि अखिलेश यादव के चचा जी है, वो भी इसमें रहेंगे। तीसरे नंबर पे एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। अभी तक किसी भी अलायंस या पार्टी ने घोषित नहीं किया कि वो कितनी सीटों पे लड़ेगी या क्या उनका पार्टनरशिप रहेगी। बहुजन समाज पार्टी ने पहले क्लियर कर दिया कि वो 403 में से 403 सीटों पे लड़ेगी और जिसका जो फेस होगा वो मायावती होगी, जो कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। चौथे नंबर पे जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो भी 403 में से 403 सीटों पे लड़ेगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 33 सालों से यूपी की पॉलिटिक्स के बाहर है, लेकिन इस वक्त वो क्या रोल प्ले करेगी वो देखने वाली बात है, क्योंकि ये पहली बार होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी फेस के दम पे लड़ रही और वो फेस प्रियंका गांधी का है। हालांकि क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत भी आ गई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी जब खुद फेस है तो प्रियंका गांधी ही बनेंगी। 5वें नंबर पे एक पार्टी जो कि अपनी किस्मत आजमाने आ रही है वो है आम आदमी पार्टी, जो कि संजय सिंह के फेस के दम पे लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने पहले क्लियर कर दिया था कि वो लड़ेगी। अब देखिए आम आदमी पार्टी का रोल होता क्या है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़ती तो अपनी सरकार बना ली थी। वही दूसरी और तीसरी में एक तरफा पूर्ण बहुमत या प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती है। पहली बार पंजाब का चुनाव लड़ती है और पंजाब के अंदर भी वो सीधे विपक्ष में आ जाती है। 6ठे नंबर पे एक नया अलायंस है भागीदारी संकल्प मोर्चा। इसमें जो सबसे बड़ा मेंबर है वो है सहुलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसका शायद से फेस होगा ओम प्रकाश राजबहार। ये पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ अलायंस में लड़े थे, जीते थे और मंत्री भी बने थे, लेकिन 2019 में इन्हें योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंत्री पद से हटा दिया, जिसके बाद इन्होंने फिर अपना अलायंस बनाया। इनके अलायंस में जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM है, और जो तीसरी जो पार्टी है वो आजाद समाज पार्टी है, जो कि चंद्रशेखर आजाद या रावण कहूं मैं, जो कि यूपी पॉलिटिक्स के एक राइजिंग स्टार भी है, और उसी के साथ कई सारी पार्टी भी इस अलायंस में है। आम आदमी पार्टी और ये जो अलायंस है ये दोनों अपनी किस्मत आजमाने चाह रहे हैं और ये पहली बार लड़ रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है कि ये क्या कर पाएंगे या सिर्फ अदर्स में ही रह जाएंगे। 2022 में जीतेगा कौन, उसको जानने के लिए हमें थोड़ा स्टैट्स देखना पड़ेगा पिछले 3 चुनावों का। 2007 में जो बहुजन समाज पार्टी है वो पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार बनाती है एक तरफा जीत के साथ, जिसमें उनकी सीटें आती 206, लेकिन उनका जो वोट परसेंट होता है वो 30% होता है। दूसरे नंबर पे आती है समाजवादी पार्टी, 97 सीट्स होती है, लेकिन इनका जो वोट परसेंट होता है वो 25% होता है, मतलब बीएसपी और एसपी में 5% का वोट परसेंट का डिफरेंस ही था बस। तीसरे नंबर पे बीजेपी 51 सीटों के साथ 16% और कांग्रेस 22 सीटों के साथ 8%। 2012 में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाती प्रचंड और एक तरफा जीत के साथ 39% वोट शेयर के साथ 224 सीट्स। दूसरी तरफ बीएसपी आती है 80 सीट, लेकिन इनका जो वोट परसेंट था वो 25%, मतलब समाजवादी पार्टी सिर्फ 4% वोट परसेंट ज्यादा थे। तीसरे नंबर पे बीजेपी और चौथे पे कांग्रेस। 2017 में
जो बीजेपी है वो एक प्रचंड बहुमत लेकर आती है विद द वोट परसेंट ऑफ 39। जो इनकी सीटें आती है वो 312। वही अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, जो इस वक्त विपक्ष में है, समाजवादी पार्टी की जो सीट है वो 47 आती है, वोट परसेंट इनका होता है 21%। और इस पे एक गौर फरमाने वाली बात थी कि दूसरे नंबर पे जो पार्टी थी वो बीएसपी थी, जिनकी सीटें तो 19 आती लेकिन इनका वोट परसेंट 22% था, मतलब समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा। एक जो चीज आपको गौर फरमाने वाली बात थी, जो मैंने आपको 2007 और 2012 में मेंशन की थी, कि सिर्फ 5% पॉपुलेशन या 5% जो वोट शेयर था वही डिसाइड करता था कि किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार नहीं बनेगी। 5% वोट अगर इधर चला गया तो बीएसपी की सरकार बन गई, उधर चला गया तो एसपी की सरकार बन गई। बीजेपी की जो इतनी प्रचंड बहुमत आती है उसके पीछे के जो मुझे रीजन लगे वो 7 रीजन थे। तो मैं कहूंगा मोदी का करिश्मा या मोदी का नाम। दूसरा मैं कहूंगा कास्ट मैनेजमेंट। कास्ट मैनेजमेंट को समझने के लिए आपको 1989 में जाना पड़ेगा। 1989 में कांग्रेस की सरकार थी, एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे, जिसे हरा के फिर जनता दल अपनी सरकार बनाती है और मुख्यमंत्री बनते मुलायम सिंह यादव। लेकिन जनता दल टूटने की कगार पे आ जाती है और फिर ये पार्टी हार जाती है इलेक्शन, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपनी सरकार बनाती है, कल्याण सिंह बनते मुख्यमंत्री 1991 में। और ठीक एक साल बाद 1992 में एक बाबरी मस्जिद कांड या अयोध्या कांड होता है, जिसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार खो देती है सिर्फ एक साल के अंदर। बहुत से लोगों को यह अज्यूम लगता है कि ये कांग्रेस या बीजेपी की होगी और बीजेपी अपनी वापसी करेगी, लेकिन उस वक्त जो जनता पार्टी डिसॉल्व हो चुकी थी और उनमें से कई सारी पार्टीज निकलती और एक पार्टी निकलती समाजवादी पार्टी। उसी टाइम एक लीडर जो होते काशीराम, जो पूरे इंडिया में स्ट्रगल कर रहे होते बहुजन समाज पार्टी के लिए। बीजेपी को कोई हरा भी पाएगा कि नहीं, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। वही काशीराम एक तिगड़म लगाते और एक स्ट्रेटेजी सेट करते हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों अलायंस में चली जाती हैं। समाजवादी पार्टी को पूरा बैकवर्ड कास्ट का वोट मिलता है और इधर बहुजन समाज पार्टी को पूरे शेड्यूल्ड कम्युनिटीज का वोट मिलता है। मुस्लिम्स वोट बैंक होता है, वो भी एक तरफा इनकी तरफ ही आ जाता है। और राम मंदिर जैसे हॉट टॉपिक होने के बावजूद भी बीजेपी बहुत बुरी तरह हार जाती है। उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो 80% जो है वो ओबीसी, एससीज, एसटी और मुस्लिम्स की आती है, जिसमें जो एससीज कम्युनिटीज होती है, चाहे वो एससी एसटी से, वो बीएसपी को वोट देती है और जितनी भी ओबीसी कम्युनिटीज होती हैं वो एसपी को वोट देती है। और जो मुस्लिम्स होते हैं वो या तो इस साइड चले जाते हैं इस साइड चले जाते हैं। दोनों साइड ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे और आजम खां जैसे मुस्लिम फेस थे, तो वही डिसाइड करते थे कि कौन जीतेगा। और इस कास्ट मैनेजमेंट का 2017 में बीजेपी ने बहुत अच्छे से यूज किया। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि 80 वोट बीएसपी की तरफ जाएगा, लेकिन बीजेपी ये भी अच्छी तरह जानती थी कि जो सबसे डोमिनेंट कम्युनिटी है एससी के अंदर वो जाटव्स है और जाटव्स का वोट वो नहीं खींच सकते। तो इसलिए उन्होंने एससीज में, पूरी एससी कम्युनिटीज में सारे नॉन जाटव्स को टारगेट किया। समाजवादी पार्टी की तरफ अखिलेश यादव का फेस होने के लिए वो जानती थी यादव उनकी तरफ नहीं आएगा, तो उन्होंने ओबीसी में सारे नॉन यादव वोटर्स को टारगेट किया। अगर आपने 2017 का चुनाव देखा हो तो बीजेपी ने इतने सारे फेस उतार दिए थे, हर कम्युनिटी से एक मुख्यमंत्री था। सबसे आगे या सबसे पॉपुलर फेस जो उभरा था वो कैलाश प्रसाद मौर्य का था। बहुत से लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि मुख्यमंत्री कैलाश मौर्य ही बनेगा। बीजेपी ने 2017 जीतने के लिए एक रिवर्स पोलराइजेशन बहुत अच्छी लेवल पे खेला। उन्होंने हिंदू पोलराइजेशन तो अच्छे से किया, लेकिन ऐसी 140 सीटें थी जिसमें मुस्लिम अच्छी खासी आबादी में थे और डिसाइड कर देते कि कौन जीतेगा। और कई सीटें ऐसी भी थी जहाँ पे 60% आबादी मुस्लिम्स की थी और उन सीटों पे उन्होंने मुस्लिम का वोट बंटवाया और कटवाया, जिसकी वजह से जो बाकी हिंदू वोट था वो बीजेपी के काम आया और एक तरफा जीत मिली। चौथा रीजन जो मैं कहूँगा वो जो मैं सोशल मीडिया का कहूँगा कि सोशल मीडिया पे ऐसे फेक सर्वेस या फिर ऐसी कई सारी चीज़ें चलवाई गई, ऐसे ऐड चलवाए गए, कैंपेनिंग करवाई गई जो पहले तो फेक थे लेकिन बाद में जो रिजल्ट था वो रियल बन गया। पांचवा जो रीजन था, जो समाजवादी पार्टी थी 2016 में एक अपराइजिंग झेल रही थी चाचा और भतीजा के बीच, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच पे। उस अपराइजिंग का सबसे ज्यादा यूज किया बीजेपी ने। जो छठा पॉइंट था कि यूपी की पॉलिटिक्स में एक ऑल्टरनेट टेन्योर चलता था एसपी और बीएसपी के बीच, तो इस वजह से जो डोनेशन था वो बीएसपी की तरफ ज्यादा कलेक्ट हो रहा था। बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बीएसपी को दे रहे थे, क्योंकि 100% ये श्योर था कि बीएसपी की सरकार आएगी, अकेले आए चाहे कॉलिशन में आए।
और उस वक्त एक जो सबसे बड़ी चीज हुई थी वो हुई थी नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन। और इस डीमोनेटाइजेशन में जो सबसे बड़ा लॉस हुआ था वो बहुजन समाज पार्टी को हुआ था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कहीं पे भी पावर में नहीं थी। बीजेपी सेंट्रल में थी और जो समाजवादी पार्टी थी वो स्टेट में थी, जिस वजह से ये दोनों पार्टी अपनी सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करते थे अपने इलेक्शन कैंपेन में। लेकिन बीएसपी कहीं पे भी ना होने की वजह से वो पूरा फाइनेंस पे ही डिपेंडेंट थी। सातवां जो सबसे बड़ा रीजन था वो उरी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे टॉपिक छेड़े गए और उनका बहुत अच्छे लेवल पे प्रचार किया गया। उसके साथ साथ राम मंदिर का मुद्दे को भी हॉट टॉपिक बनाया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस भले यहाँ से लड़ती हो या फिर बीजेपी अपनी सरकार बना ले, लेकिन यूपी होम ग्राउंड रहा है दो पार्टीज के लिए, एसपी और बीएसपी के लिए पिछले कई दशकों से। क्योंकि ऐसी कई सारी सीट्स, गढ़ या फिर मैं कहूँ ऐसे कई सारे शहर जैसे कि हाथरस, आगरा, सुल्तानपुर, जालौन, बांदा, अंबेडकर नगर, बस्ती और गौतम बुद्ध नगर की एक तरफा जहाँ पे सिर्फ बीएसपी ही जीतती थी, और वही कुछ ऐसे थे जहाँ पे सिर्फ एक तरफा समाजवादी पार्टी ही जीतती थी, जावा, औरैया, झांसी, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, रामपुर, आजमगढ़। तो वही कुछ शहर या कुछ गढ़ ऐसे थे जहाँ पे समाजवादी पार्टी और बीएसपी आमने सामने लड़ती थी, एक कांटे की टक्कर होती थी, जो जीतता था और वही सीटें डिसाइड करती थी कौन किसकी सरकार बनाएगा। ऐसे शहर होते थे ललितपुर, कानपुर, कौशाम्बी, गोंडा, सिद्धार्थनगर और ऐसे कई सारे थे। 7 रीजंस की वजह से जो बीजेपी थी वो ना ही इन सीटों पे जीत हासिल कर पाई, बल्कि उन सीटों पे भी जीत हासिल कर पाई जहां पे बीएसपी और एसपी एक तरफा जीतती थी। ये तो हमने जान ली कि 2017 में क्या रीजन था कि क्यों बीजेपी जीती। अब जानते 2022 में क्या होगा। 2022 में एक जो प्रेडिक्शन है, आप अक्सर ओपिनियन पोल्स या ओपिनियन सर्वेज देख रहे होंगे, एक्चुअली में पर्सनल सर्वेज या पर्सनल पोल्स है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब या फिर आप किसी भी ब्लॉग पे देखोगे तो वो एक तरफा या तो समाजवादी पार्टी को जिता रहे हैं, या बीजेपी को, या बीएसपी को, और कुछ कांग्रेस को भी जिता रहे हैं। तो हमने लास्ट यूपी के ग्राम पंचायत चुनाव देखे, क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी जो दैट इमर्जेस एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और जो दूसरे नंबर पे बीजेपी आई, तीसरे नंबर पे बीएसपी आई, चौथे पे कांग्रेस आई। विधानसभा भी अगर हम देखें समाजवादी पार्टी या बीएसपी जैसी पार्टीज का वो 20% के आसपास हमेशा रहा है। अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, अभी तक जेन्युइन ओपिनियन सर्वेस आए नहीं, लेकिन अगर मैं आपको प्रेडिक्शन दूं तो अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट पोजीशन पे जो सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज करेगी वो समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन ये भी सच है कि समाजवादी पार्टी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं ला पाएगी, एक तरफा जीत नहीं ला पाएगी। दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अब बहुत से लोग कहेंगे बीएसपी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक रोल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सेंट्रल फोर्सेस को अच्छी तरह यूज करेगी, और स्टेट में भी वो पावर है तो स्टेट फोर्सेस का भी यूज करेगी, क्योंकि बंगाल इलेक्शन में भी उन्होंने ईडी, सीबीआई और कई सारी एजेंसीज को इलेक्शन में यूज किया था। तीसरे नंबर पे बीएसपी होगी, और बीएसपी इधर एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी कि किसकी सरकार बनाएगी। बीएसपी भले ही तीसरे पायदान पे हो, लेकिन वो उस कंडीशन में खड़ी होगी कि वो किसी की भी सरकार बना सकती है। असम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीएसपी ने दोनों ही पार्टियों के साथ अलायंस किए हैं। क्योंकि पंजाब में भी इलेक्शन है, पंजाब में मायावती ऑलरेडी अलायंस कर चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि उधर बीएसपी अकेले दम पे नहीं कर सकती, लेकिन इधर बीएसपी अच्छी खासी सीटें ला सकती है अकेले दम पे, भले ही वो सरकार ना बना पाए, और एंड में वो अच्छा खासा रोल प्ले करेगी, इसलिए वो किसी के साथ अलायंस या कोलिशन में नहीं गई। चौथे नंबर पे मैं कांग्रेस को रखूंगा। कांग्रेस को रखने का जो रीजन है वो इसलिए कि कांग्रेस के बारे में अभी तो खैर कोई नहीं जानता वो कितनी सीटें ला सकती है, लेकिन कांग्रेस को हमें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इस बार प्रियंका गांधी के फेस पे लड़ रही है। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या एस्टिमेशन हो सकते 2022 के यूपी इलेक्शन के बारे में। अगर आपको लगता है कि कुछ और हो सकते तो वो आप कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय।